देखिए आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7 इंटीग्रेशन। सेकंड बुक है ये एनसीईआरटी का, तो प्लीज देख लें, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैप्टर 7 करते हो तो डेफिनेटली आपको चैप्टर 8 भी आ जाएगा और चैप्टर 9 भी आ जाएगा। तीन चैप्टर एक साथ जुड़े हुए हैं। इंटीग्रेशन करने के लिए आपको चैप्टर नंबर 5 का आना जरूरी है कि जो चैप्टर 5 है डेरिवेटिव वो आपको आना चाहिए, तभी आप इंटीग्रेशन अच्छे से कर सकते हैं। तो देखिए इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन में देखिए चैप्टर नंबर 7 है। सबसे पहले इंटीग्रेशन होता क्या है देखिए प्लीज से, मैं यहां लिख रहा हूं। इंटीग्रेशन आपका है इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इसलिए हम बोल रहे थे कि आपको डेरिवेटिव आना चाहिए, क्योंकि जो आपका इंटीग्रेशन है वो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है। तो इंटीग्रेशन में देख लें, पहले मैं बिल्कुल बेसिक से आपको बता रहा हूं कि आपको डेरिवेटिव आना चाहिए, चैप्टर नंबर 5 आना चाहिए, तभी आपको इंटीग्रेशन आएगा। देखिए जैसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, पहले तो बेसिक से बता रहा हूं। ये जो मैंने लिखा है साइन होता है इंटीग्रेशन का, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे आर्ट्स वाले, उनके लिए ही उनको बिल्कुल भी पता ही नहीं होगा इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है। और जिनको साइंस वाले स्टूडेंट को पता है ये साइन होता है इंटीग्रल का, तो मैंने ये लिख दिया है। और इसके बीच में आपको लिखना है फंक्शन, इसके बीच में लिखना है फंक्शन, ठीक है। इसके बीच में आप लिखेंगे फंक्शन और ये आपका ऑपरेटर होगा। fx को बोलते हैं इंटीग्रेंड, तो ये साइन इंटीग्रेशन का इसे बोलते हैं इंटीग्रेंड। और ये आपका ऑपरेटर होता है, इसे बोलते हैं एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं। और इसका आंसर मान लेते हैं हमारा, जब मैं इसका आंसर निकालूंगा वो मेरा आ गया θx आ गया, क्योंकि कोई तो जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे इसका कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा ही आएगा, ठीक है। तो हमने इंटीग्रेशन में आपको ये कुछ चीजें बताई, काफी इंपॉर्टेंट है। साइन ऑफ इंटीग्रल हो गया, इसे हम बोलते हैं इंटीग्रेट बोलते हैं। और यहाँ पे ये एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। और यहाँ पे जो मान लेते हैं इस फंक्शन का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा। वो जो रिजल्ट है प्लीज देख लें, ये जो रिजल्ट है इसे बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव, ये आपका एंटी डेरिवेटिव है। और प्लस में आपको सी लिखना है। सी क्या होता है, इसे बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। तो ये मैं लिख रहा हूं, सी आपका है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बढ़िया से देख लें प्लीज, काफी आसान है ये, सिर्फ आपको बेसिक क्लियर होने चाहिए। तो मैंने कुछ चीजें लिख दी हैं। और एक बात बता दें, इंटीग्रेशन मैंने बताया है कि रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है। आपका जो इंटीग्रेशन है वो दो टाइप का है, मैं ये भी बता देता हूं। इंटीग्रेशन आपका दो टाइप का है। फर्स्ट टाइप में आएगा आपका इनडेफिनिट इंटीग्रल, फर्स्ट में आपका आएगा इनडेफिनिट इंटीग्रल। सेकंड आपका आएगा डेफिनिट इंटीग्रल। सेकंड आपका है डेफिनिट इंटीग्रल। अब देखिए इसकी एप्लीकेशन हम चैप्टर 8 में पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। अभी हम पहले इंट्रो इसका स्टार्ट कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन हम आपको एक चैप्टर दे, क्योंकि चैप्टर नंबर 8 जो है वो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल है, तो बढ़िया तरीके से हम आपको बताएंगे। तो प्लीज देख लीजिएगा, इंटीग्रेशन दो टाइप का है, एक इंडेफिनिट इंटीग्रल होता है, एक डेफिनिट होता है। ये आपको समझना है इंडेफिनिट कौन सा होता है, डेफिनिट कौन सा होता है। देखिए आपको मैं बता देता हूं, जब इंटीग्रेशन ऐसे लिख दिया है, देख लीजिए ये साइन है, मतलब ये साइन है इंटीग्रेशन का। और डेफिनिट इंटीग्रल कौन सा होता है, प्लीज देखिए ध्यान से। डेफिनिट में आपको लिमिट लगा होगा, पहले दोनों में अंतर देख लो। जो इंडेफिनिट इंटीग्रल होता है उसमें क्या होगा कि आपको लिमिट नहीं लगा होगा, और जो डेफिनिट इंटीग्रल होगा उसमें लिमिट लगा होगा कि आपको कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है। लिमिट a से b तक, इसे ये लोअर लिमिट होता है, अपर लिमिट होता है। ये आपको बढ़िया तरीके से हम सिखाएंगे, ओके। अब देख लीजिए इंडेफिनिट इंटीग्रल में हम प्लस c का यूज करते हैं, प्लीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और क्यों करते हैं मैं ये भी बताऊंगा
कि जो आपका इंडेफिनिट इंटीग्रल है उसमें प्लस सी का यूज क्यों करते हैं, और जो डेफिनिट इंटीग्रल है उसमें हम प्लस सी का यूज नहीं करते हैं। तो प्लस सी का यूज इसमें नहीं करना है, ठीक है, प्लस सी का यूज इसमें नहीं करना है, इसमें करना है और इसमें नहीं करना है। क्यों नहीं करना है ये मैं बताता हूँ, प्लीज देखिए। पहले दोनों में अंतर देख लीजिए। जो आपका इंडेफिनिट इंटीग्रल है उसमें लिमिट नहीं होता, डेफिनिट इंटीग्रल में लिमिट लगा होगा। इंडेफिनिट इंटीग्रल में सी का यूज करते हैं, इंडेफिनिट में सी का यूज नहीं करते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, मैं आपको बताता हूँ पहले सी का यूज क्यों करना है, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमने एक क्वेश्चन ले लिया, जैसे आपको पता है कि मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे एक बात बताइए, x स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव कितना होता है, ठीक है, ये तो सबको आता है क्योंकि डेरिवेटिव आपने पढ़ रखा है। और मैं अगर यहीं पे आपको पूछ लेता हूँ, मुझे एक बात बताओ, x स्क्वायर प्लस 3 का डेरिवेटिव कितना होता है, तो ये सबको आता है। देखो x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है, 2x होता है, और 5 का डेरिवेटिव 0 होता है, कांस्टेंट है। जिन बच्चों को नहीं आता है उनको इधर बता रहा हूँ, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाया n(x(n-1). तो यहाँ पे आपको पता है कि जो आपका x है वो कितना, मैं डायरेक्ट लिख लूँ इधर, ठीक है, x की पावर 2 का अगर आपको डेरिवेटिव बताना है, ठीक है, तो वो आप कैसे लिखेंगे, 2 into x की पावर 2। देखिए x पावर n का जो डेरिवेटिव है वो n(x(n-1) होता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ x पावर 2 का अगर डेरिवेटिव क्या होता है वो आप देखना है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि आपको इंटीग्रेशन के लिए डेरिवेटिव के फॉर्मूलेज आने चाहिए अच्छे तरीके से। तो ये चीजें देखिए, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, x पावर 2 का डेरिवेटिव होता है 2x और 5 का 0 रहता है, तो हम 2x ही लिखेंगे। x स्क्वायर प्लस 3 का डेरिवेटिव होगा 2x और 3 का डेरिवेटिव होगा 0, 3 का डेरिवेटिव होगा 0। अब देखिए ध्यान दीजिए, ये मैं यहाँ से हटा रहा हूँ क्योंकि 0 लिखना ही नहीं है हमें। अब देखिए यहाँ पे आपने देखा कि अगर x स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव करें 2x आता है, और अगर x स्क्वायर प्लस 3 का डेरिवेटिव करें 2x आता है। और हमने आपको पढ़ाया इंटीग्रेशन क्या है, इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इसका डेरिवेटिव ये है तो हम आपसे पूछे 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, और हमेशा याद रखें इसका ऑपरेटर इसके साथ लिखना है dx, ओके। अब अगर हम आपसे पूछे 2x का इंटीग्रेशन, तो आप हमें बताएंगे x स्क्वायर होता है, बहुत बढ़िया है। अच्छा यहाँ पे भी हम अगर 2x का इंटीग्रेशन करें, 2x का इंटीग्रेशन करें तो आंसर में हमारे पास क्या है बताइए, 2x का अगर इंटीग्रेशन करें जो आंसर है इसका वो आएगा हमारे पास x स्क्वायर। अब देखिए दिक्कत यहाँ पे आएगी कि जो हमें कांस्टेंट यूज करना है वो कौन सा करना है, इधर +5 है इधर +3 है, तो किसी को भी नहीं पता है। अगर मैं यहाँ +5 लिख लेता हूँ, मान लेते हैं जब आपको क्वेश्चन पूछेंगे हम डायरेक्ट पूछेंगे इस तरीके से कि बताएं भाई 2x का एडिशन कितना होता है। अब बच्चा ये तो रट तो नहीं सकता, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 6 तो कैसे बताएगा वो कांस्टेंट, इसलिए उस कांस्टेंट का हमें पता ही नहीं है, उस केस में हम +c का यूज करेंगे, ठीक है, +c का यूज करेंगे। तो +c क्यों यूज करना है इंडेफिनिट इंटीग्रल में, तो आप ये देख लें फिर से, क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रल में +c का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जो कांस्टेंट है वो हमें पता नहीं कि कौन सा आना है। एक क्लियर होगी बात यहाँ पे। अब मैं बात करता हूँ डेफिनिट इंटीग्रल में +c का यूज क्यों नहीं करना, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आप प्लीज समझ लें। जैसे बच्चे आपको पता था, मान लेते आपने 2x का एडिशन किया और मैंने लिमिट ले लिया 1 से लेकर 2 तक लिमिट ले लिया है, ठीक है, तो ये डेफिनिट इंटीग्रल आ गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, 2x का इंटीग्रेशन करना है, 1 से लेकर 2 तक हमने लिमिट लिया है, ये हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रल है और ये हमारा डेफिनिट इंटीग्रल है। हमने जब इसका इंटीग्रेशन किया तो मैं बोल रहा हूँ +c का यूज नहीं करना, बट मैंने यूज कर लिया है। तो लिमिट हमें दिया 1 से लेकर 2 तक, तो ये हमारा लोअर लिमिट होता है, ये हमारा अपर लिमिट होता है। तो आप सबको पता है एक फॉर्मूला है, आपको जब इसको सॉल्व करना है पहले x में अपर लिमिट रखना होता है, ठीक है, फिर माइनस में लोअर लिमिट x में रखना है। तो ये फॉर्मूला है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, याद रखना है आपको, प्लस में c लिखना है। तो देखिए 2 का स्क्वायर 4 होता है प्लस c, तो यहाँ पे देखिए ब्रैकेट खोलना है आपको, प्लस माइनस माइनस होगा, ये चीजें कट जाती हैं, और 4 में से जब 1 निकालेंगे तो आंसर आता है 3। तो देखिए c का यूज क्यों नहीं करना है, क्योंकि c आपका कट जाएगा। इसी क्वेश्चन को ये जो इंटीग्रल है डेफिनिट इंटीग्रल है, क्योंकि इसमें लिमिट लगा हुआ है। मान लेते हैं हमें क्वेश्चन दिया है, हमें अभी इंटीग्रेशन आता नहीं कैसे करना है, बट हमने ये देखा कि 2x का एडिशन होता है x स्क्वायर। अब मैं +c का यूज नहीं कर रहा हूँ,
आप कर भी सकते हैं। देखो यहाँ पे आपको पता लास्ट में कट जाएगा, तो आप नहीं करें तो ठीक रहेगा। तो हमने लिख दिया है, फॉर्मूला क्या कहता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब करेंगे आपको x से पहले 2 रखना है, माइनस लोअर लिमिट 1 रखना है। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है और 1 करके कितना आंसर आ रहा है, 3 आ रहा है। देखिए आंसर दोनों का सेम आ रहा है, बट ऐसे करने से ये थोड़ा कैलकुलेशन टफ हो जाएगा, और जब आप ऐसे करेंगे तो डायरेक्ट आप देख पा रहे हैं कि आंसर आ रहा है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट खींच लें, ठीक है। और जो चीज आपको समझ नहीं आई है तो प्लीज वीडियो को एक बार फिर से देखें। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करें, हमें बताएं वहां पे कि कोई भी डाउट अगर आपको होता है, ठीक है, तो कमेंट कर दें उस पे। तो प्लीज ये स्क्रीनशॉट अगर आपको खींचना है तो खींच लें एक बार इसका। देखिए आज यहीं तक रखेंगे, ये इंट्रो है चैप्टर 7 का। बढ़िया तरीके से मैंने आपको ये एक्सप्लेन करा है। तो इसके बाद हम कल डिस्कस करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम आपको बताएंगे इंटीग्रेशन कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज। अगर आप वो कर लेते हो तो आपको सैम्पल 1 आ जाएगा, ठीक है। तो सैम्पल 1 आना चाहिए, तभी आपको आगे वाला एक्सरसाइज आएगा। और लास्ट में प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। और ये जो वीडियोस हैं प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करो इनको, क्योंकि सब बच्चों तक भी पहुंचना चाहिए और इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ओके।